नमस्ते, नमस्कार साथियों। यदि आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश दरोगा बनने का, तो आप हमारी इस प्रैक्टिस सेट से के माध्यम से हमसे ज़रूर ज़रूर जुड़ें और हिंदी में 40 में से 40 क्वेश्चन लाने का प्रयास करें हम लोग साथ में। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन-सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? आपको ये बताना है कि राजस्थान की बोली कौन-सी इसमें से बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान के राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन-सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। मालवी भी बोली जाती है, मेवाती भी बोली जाती है और जयपुरी भी राजस्थान में बोली जाती है। बुंदेली आपका राजस्थान में नहीं बोली जाती है। बुंदेली ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। बुंदेली की उत्पत्ति जो है हिंदी के पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी से इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, उसके बाद कन्नौजी के बाद आपकी जो है हरियाणवी है, हरियाणवी आपकी है हरियाणवी। उसके बाद आपकी क्या है? खड़ी बोली। ये सब बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से। और राजस्थानी हिंदी की भी उत्पत्ति क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश। तो इसका आंसर हो जाता है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद का जो है अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि प्रेमचंद से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है इनके उपन्यासों से। कभी इनके उपन्यासों का क्रम पूछ लेता है, कभी सन पूछ लेता है, तो कभी उपन्यासों का नाम ही पूछ लेता है। जैसे रंगभूमि रंगभूमि सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। इनके मूलतः जो है वैसे तो 9 उपन्यास देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका रंगभूमि की अगर हम सन देखें तो ये रंगभूमि इसका इसका प्रकाशन वर्ष जो होता है 1925 में होता है और सेवा सदन 1918 में होता है और गबन जो है 1931-32 भी कहीं कहीं माना जाता है। और ये जो आपका मंगलसूत्र है यह क्या है? अपूर्ण उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? एक बार आप इनके उपन्यासों पे नजर डालें तो इनका उपन्यास गोदान है, कर्मभूमि है, गोदान, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, सेवा सदन। उसके बाद आपका आ जाता है गबन, प्रेमाश्रय। गबन प्रेमाश्रय इनका जो है यह किसान से इनसे संबंधित, किसान की समस्याओं से संबंधित इसमें सारी चीज़ें हैं। और यह प्रगतिवाद का पहला उपन्यास है। भारतीय इनका प्रेमचंद जी के प्रगतिवाद का पहला उपन्यास कौन माना जाता है? गबन माना जा उस प्रेमाश्रय माना जाता है। प्रेमाश्रय का प्रकाशन 1922 में होता है और रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में होता है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में होता है। उसके बाद गबन का प्रकाशन 1931 ना ऑप्शन में हो तो 1932 में होता है। इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। आगे देखते हैं साथियों, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। अतः आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए सही हुआ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। पहला है अस्थाई, दूसरा है केवड़ा, तीसरा है केतकी, चौथा है करेला। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है चौथा में। तो इसमें केतकी जो है, इसमें क्या है? तत्सम शब्द है। अस्थाई, केवड़ा, करेला ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। केवड़ा का केविका होता है और करेला का कारवेल इसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? यह मुंशी इंसा अल्लाह खां की प्रसिद्ध कहानी है। तो ये आदिकाल से क्वेश्चन है। आदिकाल में अक्सर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे पूछ लेता है बिसल देव रासो, क्या है? बिसल देव रासो किसकी रचना है? बिसल देव रासो आपकी नरपति नाल की रचना है। किसकी है? नरपति नाल की रचना है। बिसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। अगर आपसे पूछे खुमाड़ रासो किसकी रचना है? खुमाड़ रासो जो है आपकी दलपति विजय की रचना है। दलपति विजय की रचना है। खुमाड़ रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो, इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। और पूछा जाता है कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका तो किसकी है? विद्यापति की रचना है। अगर पूछा जाए कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा भी कभी कभी पूछी जाती है, तो भाषा इसकी क्या है? अवहट्ट है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट्ट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप नोट भी करते जाएंगे साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपका कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। वाक्य के तीन भेद होते हैं ये अर्थ के दृष्टि से। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बता रहा है कि मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु युग में किया गया? किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु युग में नहीं किया गया है? ऐसे वर्णों पे विशेष ध्यान देना है। तो कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु युग में नहीं किया गया है? तो भारतेंदु पत्रिका का संपादन भारतेंदु युग में नहीं किया गया है। इस नाम से कोई पत्रिका ही नहीं है। बालाबोधनी का प्रकाशन 1974 में होता है। कविवचन सुधा इसका प्रकाशन 1968 में किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों, आठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वचन से क्वेश्चन है, सदैव बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो सहायता जो है सदैव क्या होती है? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसमें से सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। और हमेशा एक वचन में आने वाले शब्द जैसे आपका घी हो गया, जनता हो गया, कृपा हो गया, घृणा, सेना, मिठास, ये सब क्या है? सदैव एक वचन में आते हैं। उसके बाद घास फूस में कौन सा समास है?
घास फूस में आपको बताना है कौन सा समास है। समास के 6 भेद होते हैं। इसमें आपका व्ययी भाव समास जो होता है, इसमें क्या होता है, पहला पद या तो कोई उपसर्ग होगा, या तो पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है और उसी की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास में न तो पहले पद की प्रधानता होती है और न ही दूसरे पद की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इसमें आपको देखना है कि घास फूस में कौन सा समास है। तो घास फूस में आपका क्या है, द्वंद्व समास है, घास और फूस। शिक्षक शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, आपको बताना है। शिक्षक समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक आपका जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वह कर्तृवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य होता है, और जिसमें न तो कर्ता की न तो कर्म की बल्कि भावों की प्रधानता होती है वह भाववाच्य होता है। तो राम किताब पढ़ता है, तो इसमें कौन सा वाच्य है। राम किताब पढ़ता है तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। चूंकि राम करता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम के अनुसार यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, आ रही, इसलिए यह क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। अगर राम के स्थान पे लिख दें सीता किताब पढ़ती है, चूंकि कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है, तो जहाँ पे कर्ता के बदलने से क्रिया का भी, कर्ता के लिंग और वचन बदलने से क्रिया का भी लिंग व वचन बदल जाए तो वहां पे क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, तो ये समालोचना क्या है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र है। भारत मित्र का प्रकाशन जो है कलकत्ता से होता था। भारत मित्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, कलकत्ता से होता था। नागरी नीरद का प्रकाशन मिर्जापुर से, और माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, मथुरा और लखनऊ से हुआ करता था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। खर यानी गधा, गधे का कौन सा पर्यायवाची, तो इसमें ये क्या है, गधा है। गधे, इसका अन्य पर्यायवाची धूसर, रासव, गर्दभ, चक्रीवान, वैशाख नंदन सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं। रावण का पर्यायवाची आप बताएंगे दशानन। आगे है, कौन सा शब्द अध का विलोम है। इसमें से कौन सा शब्द है जो अथ का विलोम है, ये क्या है, अथ है। इसमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम, अथ का क्या होता है, इति होता है, और अर्थ का अनर्थ होता है, अंत का प्रारंभ होता है। अधः, अधः ये जो है अधः का ऊपरी होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन हैं। किसके, वात्सल्य रस के सम्राट। वात्सल्य रस के सम्राट कौन हैं, सूरदास जी हैं। इसमें तुलसीदास के अन्य नाम आप बता सकते, आप तुलसीदास वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बादशाह किसे कहा जाता है, तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है, राम बोला है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, राम बोला है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है, राम बोला है। इनको रूपक का बादशाह
अनुप्रास का बादशाह, उत्प्रेक्षा का बादशाह तथा भक्ति का महासागर, लोक मंगल की साधना का कवि और जाति कवि भी कहा जाता है। किसको? तुलसीदास जी को। बिहारी को देखें तो बिहारी की एक रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है बिहारी की एक रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य का तात्पर्य ये होता है कि जब कर्म के बदलने से क्रिया भी बदलने लगे तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। इसमें बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अब बालक खिलखिलाकर के हंस रहा था, हंसने का काम कौन कर रहा है? बालक। अगर बालक के स्थान पे कोई दूसरा शब्द लगा दें, क्योंकि बालक करता है, कर्ता को बदलने से अगर क्रिया बदल रही है तो यहाँ पे कर्तवाच्य होगा। अब बालक की जगह पे बालिका रख देते हैं, बालिका खिलखिलाकर हंस रही थी, यानी कर्ता बदलने से क्रिया भी बदल रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये कर्तवाच्य होगा और यही ऑप्शन में सही होगा। बाकी सब क्या हैं? कर्मवाच्य हैं। आगे देखते हैं साथियों, अगला है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या है? दोपहर के बाद के समय, दोपहर के पहले का समय जो होता है वह क्या होता है? पूर्वाह्न होता है। दोपहर के पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह्न होता है। और दोपहर के बाद के समय क्या होता है? अपराह्न होता है। मध्याह्न दोपहर को कहते हैं, बिहान क्या होता है? सुबह को कहा जाता है। कबीर की उलटबांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटबांसियाँ, जो कि कबीरदास जी एक प्रमुख कवि भी हैं, इनकी कोई रचनाएं नहीं हैं, इनकी रचनाओं का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया है साखी सबद रवैनी के नाम से, और जिसको बीजक नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया गया है। तो अद्भुत रस, इनके उलटवासियों में अद्भुत रस पाया जाता है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। विभत्स किसका स्थायी भाव है? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आगे देखते हैं साथियों, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये सब क्या हैं? जलज के अनेकार्थी हैं, जल से उत्पन्न होते हैं। कमल भी, मोती भी, पानी भी, तो ये जलज के अनेकार्थी हैं। जलद मिन से बादल होता है, पयोधर मिन से बादल होता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य आदिकाल के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर बात करें नंद दुलारी की रचना, इनकी नंद दुलारी की है हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है। शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और हिंदी साहित्य किसकी रचना है? नंद दुलारी वाजपेयी की। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन है, वे आम के पेड़ हैं। वे पे अंडरलाइन है। आपको बताना है कि अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार है। वे आम के पेड़ हैं, इसमें वे को अंडरलाइन किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है।
इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आप बताने का काम करेंगे इसमें कौन सा सर्वनाम है। वी। वी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में स्वतः होता है, अपने आप होता है, आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किसे, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो है जो, सो, जो कि, सो कि, ये सब क्या हैं? जैसा, वैसा, ये सब क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आगे है जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताहि कोटि भैरीशम यद्यपि परम स्नेही। यह क्या है? चौपाई छंद है। यह चौपाई छंद रामायण से लिया गया है। रामायण से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास है। रामायण नहीं बल्कि रामचरितमानस, चूंकि रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो किससे लिया गया, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की कुल 12 रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। गीतावली है, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। रामचरितमानस 1974 में लिखा गया था। विनय पत्रिका 19 रामचरितमानस 1574 में लिखा गया है। रामचरितमानस 1574 में। विनय पत्रिका 1582 में लिखी गई। विनय पत्रिका 1582 इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। तरल का विलोम क्या है? तरल का विलोम, तरल का विलोम क्या है? जो तरल है यानी गीला है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तरल का विलोम ठोस हो जाता है। तरल का ठोस हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा। तरल का ठोस, सरल का कठिन, और जटिल का भी सरल हो जाएगा, और तीक्ष्ण जो है इसका कुंठित हो जाता है। आगे देखेंगे, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का क्या रूप है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तान में उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, इसलिए हिंदुस्तानी क्या है? हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी क्या है? हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, इसमें शब्द क्या है? इसका आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श है, लेख है, गरिमा है, दुख है। इसमें आपको क्या बताना है? कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें आपकी गरिमा क्या है? स्त्रीलिंग है। लेख लिखा गया, दुख मिट गया, स्पर्श अच्छा था, यानी ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और ये क्या है? गरिमा क्या है? स्त्रीलिंग है। गरिमा घट गई। आगे देखें, निम्नलिखित, और अगर बात करें तो सदैव जो है पुल्लिंग की, तो कुछ ऐसे शब्द हैं हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कौवा हो गया, खरगोश हो गया, चीता हो गया, मच्छर हो गया, बाज हो गया, उल्लू, बहुत इंपॉर्टेंट, उल्लू हो गया, पशु, खटमल, और पक्षी, तोता, ये सब क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और सदैव स्त्रीलिंग की बात करें तो चील हो गया, मकड़ी, दीमक, तितली, संतान, मोस्ट इंपॉर्टेंट संतान, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव, तत्सम। तत्सम जो होते हैं वह संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द तत्सम होते हैं, और तत्सम का विकृत रूप ही क्या होता है? तद्भव होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा तद्भव नहीं है? कार्य, ये तद्भव नहीं है, यह क्या है? तत्सम है। इसका क्या, इसका तद्भव क्या होता है? काज होता है।
आगे है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, विच्छक, विकल्प। किसमें उपसर्ग नहीं है? तो विरासत में कोई उपसर्ग नहीं है। व्यापार में वि उपसर्ग है, विकल्प में वि उपसर्ग है, विच्छक में भी वि उपसर्ग है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये सारी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं। अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, नीत के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इसमें से पूछ रहा है कि किस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो अपूर्वा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे है, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? निम्न में से निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सफाई, कौन, सफाई है, कौन है, रोष है, रोग है, नीर है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये कौन ही क्या है? सर्वनाम है। सफाई, नींद, रोग ये सब क्या है? संज्ञा है। इसमें कौन सर्वनाम है। कौन सा, कौन कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो इसमें पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। खाने का काम राम कर रहा है। क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। सेब कर्म है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। आगे बात करते हैं, सारंग लो, सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झूनो पाई के सारंग कई गई चोट। कौन सा अलंकार है? इसमें सारंग शब्द एक से अधिक बार आया है, तो आप बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जनो, मनु, मनो ये सब आते हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है? किसी चीज को डायरेक्ट वैसे ही कह दी जाती है। जैसे किसी चीज को मान ले, कहीं उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? एक ही जहाँ पे एक शब्द में एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। आगे आप बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम क्या होगा? उदार का विलोम, नम्र तो पर्यायवाची हो जाएगी। उदार का विलोम क्या होगा? कठोर होगा। आगे दिया है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब दीजिए। चुनिए, 34 से 36 तक हैं। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांत की इन विशेषताओं की दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता का बहुत। अब आपको यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि योजना आयोग के अनुसार सहकारिता आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। सहकारिता
का अधिकाधिक उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए? तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारिता का मुख्य उद्देश्य छोटे कृषकों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर को उठाना है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार करती है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। उन्हें एक सूत्र में पिरोकर, ये सही हो जाएगा। आगे है, लास्ट क्वेश्चन है, बने रहिएगा। 37वां क्वेश्चन है, जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर होता है। चेतन का विलोम अचेतन होता है। चेतन का विलोम अचेतन होता है। सूकर, सूकर का दुष्कर हो जाता है। सूकर का सरल और दुष्कर का, दुष्कर मीन से कठिन होता है। अगम, अगम का सुगम हो जाता है। अगम मीन से जहाँ तक जाया ना जाना कठिन हो, और सुगम मीन से जहाँ जाना सरल हो। इस स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय बढ़ गई, विवाद हो गया, रूप अच्छा है, सार कैसा है। तो आय इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है। आप मियाँ जी मांग, आप, अगला क्वेश्चन है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। वह खुद ही भिखारी है और उसके यहाँ लोग मांगने जा रहे हैं, तो किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ का होना, उसे कहते हैं कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। मियाँ जी तो खुद मांग रहे हैं और उनको यहाँ मांगने वाले और से दरवेश आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में, कौन सा छंद है? अवध शिला के ऊपर, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, इसमें 12वें छंद हैं। पहले और तीसरे में इसमें क्या होता है? 12-12, और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका रहा साथियों प्रैक्टिस सेट हिंदी का। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको वादा करते हैं कि आपका 40 में से 35 प्लस आने की गारंटी है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।